हेलो। हाँ जी युधिष्ठिर जी बताइए। नमस्कार कौशिक साहब। नमस्कार जी। विजय कौशिक जी, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ मैं आपका। हाँ महाराष्ट्र कोई नहीं। महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं इस समय, ये किस बारे में, अर्नव वाले मामले में या किस अर- मामले में? हाँ, अर्नब के केस में ही, जी और जी अर्नब के केस के संदर्भ में कांग्रेस की जो स्थिति है जी। इसमें, पहला प्रश्न है, कांग्रेस की पहचान इस सनातन राष्ट्र में राष्ट्र के भाव से पूरी तरह टूट गई सी लगती है। राष्ट्र के। राष्ट्र के भाव में, भाव के संदर्भ में जी पूरी तरह टूट गई सी लगती है। मैं जी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यही कारण है कि महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी के साथ जो हो रहा है उस पर कांग्रेस पूरी तरह चुप है। देखो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप खुद किस स्थिति में खड़े हैं। हम्म। आप मान लीजिए जमीन पर हैं हाँ हाँ। तो आप ज्यादा मजबूत हैं। हम्म। आप पहाड़ पर हैं तो आप कमजोर हैं। आप बिल्कुल हवा में झूल रहे हैं तो ज्यादा कमजोर हैं। हम्म। अभी महाराष्ट्र में हमारी स्थिति है क्या? आप ये आप देखिए ना। भाई आप पहले सत्ता में नंबर पर भागीदार मान हैं। लीजिए ना 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 भागीदार हैं, लेकिन किस स्थिति में? हम्म। भाई पहले और दूसरे नंबर के जो मुख्य भागीदार हैं वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे हैं। हम्म। उसके बाद कहीं हमारा नंबर आता है। ठीक है। भाई सत्ता की चाबी किसके हाथ में है? अगर किसी हम प्रदेश की कमान ही देखें कानून व्यवस्था की तो गृह मंत्री के हाथ में होती है हम्म। और उससे ऊपर मुख्यमंत्री के हाथ में। हम्म। तो इस बीच की कड़ी में कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है ना। तो क्या कांग्रेस ने आंतरिक रूप से अपना विरोध जताया इस बात से? नहीं देखिए, ये जो सिस्टम है ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हम्म। अगर मान लीजिए अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी गलत हुई है, हम्म। वो कोर्ट जाएंगे, जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी पहले वो मामले उठा चुके हैं इस मुद्दे को लेकर। हम्म। अब हाई कोर्ट में भी उन्होंने उठाया था हम्म। जिसमें उन्होंने कहा कि भी निचली अदालत में सुनवाई होनी चाहिए। हम्म। भाई कांग्रेस तो जब इस मुद्दे पर बात करेगी ना कि भी आप ये कहें कि भी हमें तो न्यायपालिका में ही भरोसा खत्म हो गया हम्म। या हमें तो पुलिस पर तो भरोसा था ही नहीं, अब जो महाराष्ट्र की कोर्ट्स हैं उन पर भी भरोसा खत्म हो गया। हम्म। भाई ये तो कानूनी प्रक्रिया है। एक अर्नब क्या है कि सैकड़ों मामले महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में है। हम्म। तो कांग्रेस किस किस मुद्दे को, भाई आप ये देखिए ना, कांग्रेस केवल उन्हीं मुद्दों को तो उठाएगी कि भी जो भाई कहीं महिला उत्पीड़न के मुद्दे हैं, कहीं कोई किसी पर अत्याचार हो रहा है, किसी गरीब पर अत्याचार हो रहा है। ये तो एक अलग किस्म के मामले है ना। भाई आपने किसी के खिलाफ सुसाइड नोट आपको मिला, जांच अधिकारी आप जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। हम्म। अब इसमें कांग्रेस का किसी के निजी मामलों से कांग्रेस का क्या लेना देना है? कानून व्यवस्था का मामला है तो। अच्छा, इसमें राष्ट्र में जितने भी एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, जी वो इसमें जो महाराष्ट्र सरकार है या महाराष्ट्र मुंबई पुलिस है उसकी जो पोजीशन है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि महाराष्ट्र सरकार या वहाँ की पुलिस में कानून की इतनी समझ है तो ये जो लोग स्वतंत्र रूप से अपनी राय दे रहे हैं इनमें भी समझ है। जी तो ऐसा, बताइए। तो ये नहीं लगता है आपको कि जब इतने सारे लोग खुलकर ये कह रहे हैं कि सरकार का के द्वारा उठाया गया कदम या महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा उठाया गया कदम जी गलत जी है, तो जी। इसमें संदेह की स्थिति खड़ी होती है। देखो मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से कहता हूँ, ये सारा प्रोपेगेंडा बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। हम्म। किसी भी स्टेट में एक राज्यपाल नाम की शख्सियत भी होती है, आप हम्म। खूब अच्छी तरह जानते ठीक हैं। है। अगर उनको लगता है कि संविधान विरुद्ध कोई भी सरकार काम कर रही है राज्य में हम्म। तो उसे बर्खास्त करने का भी अधिकार उनके पास है, माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास भी है। तो वो अनुशंसा करेंगे, महाराष्ट्र सरकार बर्खास्त हो जाएगी। अच्छा, केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है। जी आपको क्या लग रहा है कि ये जो टीवी पर हम लोग देख रहे हैं, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये नकली है या ठीक है? देखिए ये बीजेपी प्रायोजित है। नहीं नहीं, वो प्रायोजित ठीक है। मेरा हाँ कहना है कि लोग जो आ रहे हैं सड़कों पर, ये सारे के सारे लोग, आपको लगता है बीजेपी प्रायोजित है? भाई बिल्कुल। भाई दो चीजें हैं। हम्म। एक बड़ी सीधी सी बात, हम्म। कई बार लोगों को कानून का ज्ञान नहीं होता इसलिए भी सड़कों पर आ जाते हैं हम्म। कि उन्हें वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं है। हम्म। बीजेपी ने जैसा उनके दिमाग में फीड किया हम्म। या किसी चैनल विशेष ने उनके दिमाग में जैसा फीड किया हम्म। उसके भ्रम जाल में फंसकर वो सड़कों पर आ गए। देखिए, अगर एक फीड और करने इसके की, पीछे फंडिंग की जा रही है बीजेपी द्वारा। देखो नहीं ना मैं दोनों चीजें आपको बता रहा नहीं, हूँ। मैं फीड करने की बात पे आता हूँ। पहले फीड जी करने की बात तो ये भी है कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ
और मुझे ऐसा अच्छा, तो लगता मैं है आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि अर्णव गोस्वामी को किस केस में गिरफ्तार किया है? अर्नब गोस्वामी को एक ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया है जो केस क्लोज हो गया था। हाँ जी। एक ऐसे केस में जिसमें आरोप यह लगा था कि अर्नब गोस्वामी की किसी की आत्महत्या करने में अर्नब गोस्वामी का योगदान है या जी उसमें भागीदार है। जी। वो केस क्लोज हो गया था। क्लोज किसने किया था? बस जिसने भी कराओ, क्लोज का मतलब क्या होता है? हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम्म, कोई केस कभी भी क्लोज नहीं होता। अच्छा। आपको आरुषि मर्डर केस याद हो हम्म, तो उसमें सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी कोर्ट के अंदर, ठीक है। और ये कहा था कि भी कोई अपराधी नहीं मिला है। हम्म, कोर्ट में जो सबूत थे उन्हें देखते हुए कहा कि भी सबूतों को देखते हुए स्पष्ट है कि तलवार दंपत्ति ने हत्या की है। कौशिक जी, एक बात पूछूं आपसे? जी आप मुझे बताएंगे कि अगर केस कभी क्लोज नहीं होता जी। तो केस क्लोज कहने का अधिकार किसे है? जब केस क्लोज अगर यहाँ पर आप देखो राष्ट्रीय ना, मैं सुनिए तो आपको सही, यही मैं मेरी बात समझाना पूरी चाह रहा हूँ ना जी। मेरी बात पूरी होने दें। जी अगर केस क्लोज होने को लेकर के एक नेशनल टीवी पर बड़े सारे लोग आके ये कह रहे हैं कि केस क्लोज था, क्लोज का मतलब था कि सभी पार्टियों ने इसमें हो सकता है दिए गए निर्णय को स्वीकार कराओ। नहीं, मुझे नहीं सुनिए तो आपको सही, कानून की कितनी नॉलेज है नहीं कितनी मेरे को नहीं है। नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात हाँ, मैं जानना चाह इसलिए रहा हूँ। बता रहा हूँ आपको। हाँ, बताइए। मेरा कहना ये है कि केस क्लोज के ऊपर चर्चा हो रही है कि केस क्लोज था। आप ये कह रहे हो कि कोई केस क्लोज नहीं होता, जो मैं स्वीकार करता हूँ। जी लेकिन अगर एक स्थिति में केस क्लोज है जो जी कभी भी क्लोज नहीं होता है, तो उसको दोबारा ओपन करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। जी। क्या उस प्रक्रिया का इस बार पालन हुआ है? देखिए, मैं इस विवाद में न जाते हुए केवल इतनी ही बात कहूंगा हम्म, कि इस बारे में महाराष्ट्र पुलिस जवाब देगी कि भी उन्होंने एक केस को रीओपन करने के लिए कानूनी नियमों की पालना की है या नहीं। अच्छा, मेरा कहना कुछ और भी है। जी। मेरा कहना ये है कि क्या कांग्रेस की चुप्पी इस राष्ट्र के लोगों को यह नहीं बताती है कि कांग्रेस निर्णय लेने में समर्थ नहीं है? कौन कहता है जो मुद्दे हैं जिन पर नहीं नहीं हमें नहीं, बात आप मेरी करनी बात नहीं चाहिए। समझ रहे हैं, हाँ, आप मेरी बात नहीं अर्णव समझ गोस्वामी केस हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है ही नहीं। रहे। आपके लिए महत्वपूर्ण भले ना हो, लेकिन हो हाँ, सकता है राष्ट्र के लिए हो। राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होगा तो जनता अपने आप जवाब दे देगी आपका अगर हम कोई गलत हैं तो। नहीं नहीं नहीं, आपका कोई उसमें भूमिका नहीं, नहीं अगर है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि अगर आज चाइना भारत की सीमाओं में घुसा आ रहा है तो मैं चाइना की बात करूं या मैं अर्णव गोस्वामी की बात करूं? चाइना अगर इस भारत। देश में पिछले 70 सालों में जो कर्जा था वो अब पिछले 5 साल में डबल हो गया, तो मैं उस कर्जे की बात करूं या मैं अर्णव गोस्वामी की बात करूं? जो कोई भी पार्टी बात करती है वो मुद्दे आधारित बात होती है जिसमें पूरे देश की जनता का भला छिपा हुआ हो। अर्णव गोस्वामी का एक निजी मामला है। अगर अर्णव गोस्वामी के साथ गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं और कानून अपना काम करेगा। अगर केंद्र सरकार को लगता है तो केंद्र सरकार राज्यपाल से कहकर वहाँ सरकार को बर्खास्त कराए, शिवसेना की सरकार, गठबंधन सरकार को, हमारी को। हमने कोई भी काम कानून के खिलाफ जाकर नहीं किया है। आपने अभी जिम्मेदारी ली है कि कोई भी कार्य कानून के विरुद्ध नहीं हुआ है, आप इस बात को कह रहे हो। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा है कि आप तीसरे पायदान पे हो, वहाँ कोई आपका योगदान मैं नहीं वही कह रहा हूँ ना जी, भाई हम जो है हमारी पार्टी है। कानूनी आधार पर चलती है, भाई तो हमारा आपका उसमें कहना कोई है रोल नहीं। कि नहीं, मैं ये मान के चलूं कि जी, अगर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी जो है वो अगर कानून के अंतर्गत हुई है, मतलब पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया का मैंने पालन क्या करते कहा, हुई ये है, महाराष्ट्र सरकार का मामला है। कांग्रेस कानून के हिसाब से चलने में विश्वास रखती है। अगर कहीं कोई तो बात आएगी, क्या कांग्रेस ने इस स्थिति की समीक्षा करी है? देखिए इस तरह की जो समीक्षाएं होती है कांग्रेस कार्य समिति की बैठकों में होती है कि उनमें क्या मुद्दे रखे जा रहे हैं और उन पर क्या बहस होनी है। तो अभी कांग्रेस कार्य समिति की कोई बैठक ही नहीं हुई है कि जो हम ये कहें कि भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं या करेंगे। अच्छा, जी ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कांग्रेस की महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी के प्रकरण में जो चुप्पी है, क्या जी। वो कांग्रेस की जो प्रासंगिकता की जो एक धुंध है जो चारों तरफ फैली हुई है, मेरी अपनी समझ में, क्या वो मिट रही है इसलिए कांग्रेस चुप है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे नजरों में जो है देश हित से जुड़ा हुआ ये कोई मामला नहीं है, ये एक निजी मामला है।
और उसके लिए अर्नब गोस्वामी कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। विजय कौशिक जी, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक युवा हूँ, ठीक है। जी मेरी अपनी समझ में 1947 में जो विभाजन हुआ था राष्ट्र का, उसके मापदंडों को आज तक क्रियान्वित करने में ना तो कांग्रेस सफल हुई है, ना ही यहाँ का संविधान। जी इस पर कुछ बोलोगे आप? क्या ये राष्ट्र से जुड़ा मामला नहीं है? मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ऐसा मानते हैं तो केंद्र सरकार को इसमें कदम उठाने चाहिए और कानून पास करने चाहिए, इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। जबकि मेरे हिसाब से कांग्रेस ने उस समय के जो निर्णय लिए वो बेहतरीन निर्णय थे। नहीं, जो राष्ट्र का विभाजन, देखिए राष्ट्र का विभाजन पहली बात तो स्वीकार करा, दूसरे अगर स्वीकार करने के मापदंड थे उन मापदंडों को क्रियान्वित नहीं करा। भाई मापदंड, आपने राष्ट्र का विभाजन करा कि मुसलमान उधर रहेंगे, हिंदू इधर रहेंगे जी, और वो फिर उसके पश्चात, विभाजन के पश्चात 25% हिंदू जो पाकिस्तान में थे वो आज 1% हैं, बांग्लादेश में 30% से 8% हैं और यहाँ पर मुसलमान 6% से 16-17% हैं। तो क्या वहाँ पे हिंदुओं ने आत्महत्या कर ली बांग्लादेश और पाकिस्तान में? देखिए, मैं आपसे एक बड़ी सीधी सी बात कहता हूँ। मैं आपको एक कारण देता हूँ कि मैंने ये बात क्यों बोली है। जी, मैंने ये बात इसलिए बोली, आपने अभी प्रश्न करा था कि जो राष्ट्र हित में है उस पर चर्चा कर सकती है केवल कांग्रेस। बिल्कुल। तो 70 वर्षों में राष्ट्र के विभाजन, राष्ट्र की जो सीमाएं खींची गई थी और राष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति बनाई गई थी, क्या उन स्थितियों का और सीमाओं का सम्मान किया गया था विभाजन के मापदंडों को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं करके? मैंने आपसे एक बड़ी सीधी सी बात कही है कि जो भी कुछ निर्णय होते हैं वो परिस्थितिजनक होते हैं। जिस समय कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिए थे उस समय बीजेपी और जितने भी दल थे वो सभी कांग्रेस में थे, ठीक है। तो एक देश हित में सामूहिक निर्णय लिए गए थे जिसमें सभी पार्टियां, पूरा देश शामिल था। क्या राष्ट्र कभी प्रश्न नहीं पूछता? जो आप मतलब, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बेईमानी हुई है जो राष्ट्र के साथ, जिसमें निर्णय लिया गया। आज इस बात को कहना बड़ा आसान है। अगर उस समय पूरा देश इस निर्णय के साथ था तो उस समय तो निर्णय गलत नहीं था। किसी से पूछा तो अगर नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर ये निर्णय गलत होते तो कांग्रेस बार बार सत्ता में क्यों आती? कांग्रेस, आप मुझे बताइए ना। देखिए जब संविधान लिखा गया और उसमें आरक्षण की बात बोली गई थी तो उस समय 99% जनसंख्या के पास 3 वक्त का भोजन नहीं था और उसमें उस समय भी आरक्षण देने की बात करी गई और उसे स्वीकार किया गया। आपको याद हो तो माननीय मोदी जी ने पिछले बिहार चुनाव में आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी। नहीं, मैं आप मोदी जी पे मत जाएं पहले। मैं वही कह रहा हूँ, जब उन्हें मेरे को ऐसा लगता है कि आरक्षण को क्यों बढ़ा दिया। सुनिए, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ये जो विषय लेकर आया हूँ उसका कारण कुछ और था। उसका कारण ये था कि आपने राष्ट्र हित में उठाए गए या राष्ट्र के लिए उठाए गए कदमों की बात करी तो वो कदम मैं भी याद दिला रहा था कि वो जो गलत कदम उठाए थे वो अभी तक हमारे गले में फंसे हुए हैं। अगला प्रश्न ये है कि कांग्रेस की स्थापना के विदेशी बीज का अर्नब गोस्वामी प्रकरण में चुपचाप बैठकर देखने, कांग्रेस की स्थापना जो है वो एक विदेशी ने करी थी, तो अर्नब गोस्वामी के प्रकरण में चुपचाप बैठने में उस कांग्रेस के विदेशी, उसमें कांग्रेस में जो विदेशी एलिमेंट है उसका कितना हाथ है? देखिए, कह देना बड़ा आसान होता है। आप दोबारा से एक बार इतिहास में जाइएगा कि जो मिस्टर ह्यूम थे उन्होंने कांग्रेस की स्थापना किस लिए की, क्या उसके मकसद थे। बाद में जो असली कांग्रेस है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है, इसका जो नामकरण किसने किया, उसमें कौन कौन देशभक्त लोग थे, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि अंग्रेजियत से हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि मान लीजिए इस देश पर हुकूमत अंग्रेजों ने की, आप लोग छोड़कर चले गए, तो अंग्रेजों का क्या अंश इसमें मौजूद है? जबकि कानून अंग्रेजों के बनाए हुए चल रहे हैं। पुलिस कानून आपको मालूम हो तो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। ऐसे बहुत से कानून हैं जो अंग्रेजों की सरकार द्वारा बनाए गए थे। तो आप इसे देशी सरकार कहेंगे या इसे काले अंग्रेजों की सरकार कहेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, मेरी समझ में तो ये है कि इस राष्ट्र में जब इस्लाम नहीं आया था जी, तो इस राष्ट्र की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो विश्व में पहले नंबर पे थी और लगभग 50% योगदान था हमारा विश्व की अर्थव्यवस्था में। उसके पश्चात जब इस्लाम यहाँ आया है, मैं इस्लाम नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे मित्र राष्ट्र हैं मिडिल ईस्ट में, तो मैं इसे पाकिस्तान इस्लाम कह दूंगा या पाकिस्तान से जोड़ देता हूँ।
तो उसके पश्चात से अंग्रेजों के आने तक वो प्रतिशत लगातार घटता रहा और हम दूसरे नंबर पे आ चुके थे जब अंग्रेज यहाँ आए थे। और अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने लगभग भारतवर्ष की इकोनॉमी का जो योगदान था वो 2% के आसपास कर दिया। तो ये शक्तियां थी या बीमारियां थी? देखिए, सबसे पहले एक चीज बता दूं हम्म। कि हिंदू मुसलमान से पैदा नहीं है। अच्छा, मुसलमान हिंदुओं से पैदा है। ठीक है। ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं भी हम देखें, जो भी सिस्टम है वो भारत से ही आगे बढ़ा है। जब मान लीजिए मुस्लिम आक्रांता भारत पर आए, इन्होंने हमले किए, तो इन्होंने ये कोई वहां से मुसलमानों की फौज नहीं लेकर आए थे कोई, ये तो चंद गुंडों की फौज थी। इन्होंने यहाँ के जो हिंदू थे उनको कन्वर्ट करने का काम किया। अब मान लीजिए बाजार में 10 पूंजीपति हैं, अपने मतलब के लिए मुसलमान बन गए, तो जो हिंदुओं की इकोनॉमी है वो कहाँ आ जाएगी? ठीक है, तो इस तरीके से जो इस्लामीकरण हुआ, लेकिन इन सब मुसलमानों के, चाहे वो अरब से आए चाहे कहीं से आए, उन सब के पूर्वज हिंदू थे। ठीक है ना? देखिए, मैं इसमें उनकी पहचान पर नहीं जा करके या उनकी नहीं, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ सुनिए, कि अगर इकोनॉमिक रूप से अगर भारतीय हिंदुओं को नुकसान पहुंचा तो उसका कारण ये था। नहीं, मेरा कहना कुछ और उन्होंने है। कन्वर्ट कर दिया। देखिए, मेरा कहना कुछ और है। मेरा कहना ये है कि जिस बीमारी से राष्ट्र में का नुकसान हुआ उसको शक्ति के रूप में या सामर्थ्य के रूप में प्रस्तुत करने का नहीं करने का उत्तरदायित्व होना चाहिए था। जैसे यूरोप में या अमेरिका में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जहां पर अगर शत्रु बुरा है, जिसके दुष्प्रभाव है, तो उसे कभी शक्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं होने देते, ना ही उसका कोई ऐसा स्थान या कोई ऐसी पहचान बनने देते हैं जिससे लोग उस पर कभी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम्स को शक्ति जो है कांग्रेस शासन में मिली, पहचान मिली है, पहचान मिली। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप रिकॉर्ड चेक कर लेना, देश भर के अधिकांश मुस्लिम ये मानते हैं कि उनके पिछड़ेपन और उन सब परेशानियों की जड़ जो है वो कांग्रेस है। अब क्या सच है? नहीं तो मैं तो ये बताइए, ये तो मुसलमान मानते हैं। देखिए, ये तो मुसलमान मानते हैं ना। नहीं, मुझे ये बताइए ना, क्या इस देश में हिंदुओं ने तरक्की नहीं की? नहीं, मैं कुछ और तरक्की नहीं की, मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये तो मुसलमान मानते हैं कि उनके पिछड़े मन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। मैं तो ये मानता हूँ कि मुसलमान के यहाँ होने का कारण ही कांग्रेस है, जो विभाजन के मापदंडों को क्रियान्वित करने में अक्षम थी। सुनो ना, पहले अटल बिहारी जी की सरकार रही। नहीं, अटल बिहारी भी नहीं, इन मुसलमानों को भगा क्यों नहीं दिया बीजेपी? अरे भाई, आप एक बात सुनिए। बीजेपी के बारे में अगर आपको मेरी बातों से ऐसा लग रहा हो कि मैं बीजेपी के पक्ष में खड़ा हूँ तो मेरी बात सुनिए। मैंने आरएसएस की शाखाओं में कई बार गया हूँ, लेकिन मैंने कभी आरएसएस ज्वाइन इसलिए नहीं करी क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें थी जिनसे मैं असहमत था। उसकी वजह ये थी कि वो बात नहीं थी कि वो सनातन धर्म की बात नहीं करते थे। बात ये थी कि वो धर्म की विशुद्ध बातें नहीं करते थे। विशुद्ध का मतलब ये है कि वो भी कहीं ना कहीं इस समस्या से पूरी तरह निपटने में उनकी बातें मुझे अक्षम लगे। जो समस्याएं मैं अभी रख रहा हूँ उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि ये मुझे इनका हल नहीं दिखा उसमें कहीं। क्यों? और क्या मेरे लिए कोई समस्या है? क्या मेरे लिए मनुष्य कोई समस्या है? मेरे लिए मनुष्य कोई समस्या नहीं है। मेरे लिए समस्या ये है कि अगर आप कोई बात कहते हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि अब वो सही है या गलत है। अगर आपने कही है तो उसको करके दिखाओ, और ये आपका नैतिक उत्तरदायित्व है। तो नैतिक उत्तरदायित्व तो, और चलिए नैतिक उत्तरदायित्व की बात पीछे छोड़ते हैं। ये बताएं, ये मैंने ये कहा कि एक बीमारी को एक सामर्थ्य के रूप में इतिहास में प्रस्तुत तो किया गया है ना। वो भी कांग्रेस के ही काल में हुआ है। वो किताबें तुमने पढ़ी हैं, वो कांग्रेस के ही काल में लिखी गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आज भी जो कांग्रेस की चुप्पी है जी, उसकी चुप्पी के पीछे केवल एक यही कारण है कि कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी अंग्रेज ने करी थी, मलेच्छ ने। जी, चलिए अगला प्रश्न में आता हूँ। कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस ने जो 1947 में भारत में करा था जी, और 1947 से आज तक भारतवर्ष में कभी उसकी
के निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया गया। तो क्या कांग्रेस को ये लग रहा है आज जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है उसके संदर्भ में टिप्पणी या कोई बात नहीं बोल करके ऐसा लग रहा है कि इस राष्ट्र में जो सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं वो कभी नहीं बोलेंगे? ऐसी स्थिति में जबकि इस राष्ट्र के बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि धर्म का पक्ष रख रहा था अर्नब गोस्वामी। अब आप ही खुद कह रहे हैं कि धर्म का पक्ष रख रहा था अर्नब गोस्वामी। एक पत्रकार को शोभा देता ही नहीं कि वो धर्म की बात करे। एक पत्रकार को तो जो उसकी समाज के प्रति ड्यूटी है तो उसे निभाने में ध्यान देना चाहिए। अगर उन्हें धर्म का ज्ञान देना है तो धर्म गुरु बन जाना चाहिए था, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं थी। अच्छा, एक बात मुझे बताएंगे आप? जी। अगर संविधान में कुछ गलत परिभाषित है जी, तो क्या हम उस पर बात नहीं कर सकते? देखिए, आपके और मेरे बात करने से तो कुछ होगा नहीं। नहीं, वो होना बात नहीं चाहिए संसद में, उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो सही, चीज को ठीक करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। आप बात तो सुने। जी, जब पहले जनता के बीच में बात उठती है, नहीं, एक प्रक्रिया ये भी है कि जनता के बीच में बात उठती है फिर संसद तक पहुंचती है। एक प्रक्रिया ये भी हो सकती है कि संसद में ही बात हो जाए। तो जब जनता के बीच में बात उठेगी तो संसद में पहुंचेगी, ये भी एक प्रक्रिया है कि भाई लोगों की ऐसी मांग है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल है जी। तो अगर धर्म की बात मैं करूं तो धर्म तो लाखों ऋषि मुनियों का योगदान है जिन्होंने जीवन के हर पहलू को जी प्रकृति से जोड़ा है। जी, तो उसमें अगर अर्नब गोस्वामी धर्म के संदर्भ में चर्चा भी करते हैं तो बुरी बात क्या है उसमें? नहीं, आप समझे नहीं भाई, वो धर्म गुरु बन जाए ना, हमें कोई ऐतराज थोड़ी नहीं है। नहीं, आप मेरी बात नहीं। लेकिन सुनिए, अगर वो धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक दुकान चलाएं, ये देश में हिंदू मुस्लिम का जहर खोलकर देश की एकता अखंडता के लिए खतरा बने, ठीक है, या उनके कृत्यों से सामाजिक ताना बाना टूटता हो, तो भाई अगर हमें गलत लगेगा तो हम उंगली उठाएंगे। नहीं तो एक मुसलमान यदि निकिता की हत्या करता है तो उससे ताना बाना जुड़ा रहता है? ये हमने कब कहा? हमने तो उसके लिए फांसी की मांग की है। फांसी की मांग करने से तो अच्छा, आपने फांसी की मांग करी है? हाँ, बिल्कुल की है। विधान यानी संविधान में इसकी व्यवस्था है? मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मेरी जब बात का जवाब दो। हाँ, बिल्कुल है कि अगर कोई इस तरह से करता है तो उसे फांसी की सजा दे दी जाए? हाँ, बिल्कुल दी जा सकती है। कोर्ट इस बात को देखती है कि भाई ऐसी की स्थिति क्या है। भाई जिस तरह से उसे किडनैप करने की कोशिश की गई, जिस तरह से उसे गोली मारी गई, प्री प्लान में ही काम किया ना उसने। किस वजह से उसे गोली मारी है? किस वजह से क्या है? उसके परिवारजनों का कहना है कि भाई वो उसके ऊपर शादी के लिए दबाव बना रहा था कि भी पहले धर्म परिवर्तन करो और शादी करो। परिवारजनों का ये कहना है। तो जो परिवारजन कह रहे हैं तो हम तो उसी को सही मानते हैं। आपको सनातन विवाह व्यवस्था से समस्या लगती है? हमें क्या लगेगी जी? तो सबसे टॉप लेवल की व्यवस्था है पूरी दुनिया में। नहीं तो अगर है, नहीं यदि है तो मुसलमान उसे चुनौती क्यों दे रहा है? मुसलमान चुनौती दे रहा है? मुसलमान चुनौती दे रहा है तो हमने एक मांग की थी कि अगर इस देश में लव जिहाद चल रहा है तो केंद्र सरकार कानून बनाए, ऐसे दुष्टों पर अंकुश लगाए। आपने कब करी थी मांग? कब करी थी कांग्रेस ने? अभी निकिता कांड के मामले में उसके परिवारजनों से भी मिलकर की, मीडिया के सामने भी की। कांग्रेस का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था? कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या होता है? मतलब ऑफिशियल बोले तो उनके जैसे आप जब मान लो मैं आर भारत पर बोल रहा हूँ या मान लीजिए किसी और दूसरे न्यूज चैनल पर बोल रहा हूँ तो कांग्रेस की तरफ से तो बोल रहा हूँ ना। अच्छा, इसमें क्या बात है? अगर कोई आपराधिक गिरोह चल रहा है। भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि वर्ण व्यवस्था जो है वो बुरी चीज है। जी, वो बुरी चीज है। देखिए, वर्ण व्यवस्था के बगैर तो कोई देश कोई समाज चल ही नहीं सकता। तो यदि भीमराव अम्बेडकर उसे बुरा कहता था तो उसमें फिर विधान लिखने का उत्तरदायित्व भीमराव अम्बेडकर को। भाई साहब, एक संविधान सभा बनी थी, उसमें बहुत लोग थे, उसके चेयरमैन को मिस्टर राव थे, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो संविधान सभा के एक सदस्य थे भीमराव अम्बेडकर जी।
ये कोई ऐसा नहीं था कि किसी एक व्यक्ति ने पूरा संविधान लिख दिया और तो धर्म का जो धर्म के जानकार सभी उसमें बैठे हुए थे, समाज के नियमों को सभी जानते थे। अगर उनको कारण नहीं पता था तो प्रतीक्षा भी कर सकते थे, लेकिन ये सब करने की जगह उन्होंने धर्म के अब देखिए, मैं इतिहास में जाकर उन लोगों को बदल तो नहीं सकता ना, उस समय के क्या निर्णय रहे, किन परिस्थितियों के अनुसार रहे। हमें तो ये है कि भी अगर आज देश की जनता को कोई बात गलत लगती है तो जनता को आवाज उठानी चाहिए और सरकार का कर्तव्य है कि भी इसमें संशोधन करे संसद के अंदर। क्या विधान का कार्य यह नहीं है कि जो दैवीय ज्ञान है, दैवीय नहीं कहता हूँ, उसे तार्किक ज्ञान कह देता हूँ, क्योंकि दैवीय तो समझ में आ ही नहीं सकता है। आप उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहिए। नहीं, आध्यात्मिक नहीं कहूंगा, तार्किक कहूंगा। तार्किक कह लीजिए। आध्यात्मिक कहने से विकल्प खुल जाते हैं, तार्किक कहने से विकल्प नहीं खुलते। जी जी बोलिए। तो वो जो तार्किक ज्ञान है, क्या उस पर कभी विचार करने का प्रयास करा गया? किसके द्वारा और किस तार्किक ज्ञान की बात कर रहे हैं? तार्किक ज्ञान का मतलब है कि चलो उदाहरण के लिए मैं मान लेता हूँ कि सनातन विवाह व्यवस्था है जी, जैसे बॉलीवुड जो है वो सनातन धर्म के बड़े सारे स्वरूपों का उपयोग करता है, लेकिन उन्हीं का अपमान करता है। कभी कॉलेज में दिखाता है कि लव अफेयर्स हो रहे हैं, कभी समाज में इधर उधर दिखाता है, जबकि वहां पे जाने का उद्देश्य, जब मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को यदि बाहर भेजूंगा तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि कॉलेज में जाकर वो इस तरह की हरकत होगी या ऑफिस में जाके इस तरह की हरकत होगी या और भी किस तरह की कोई बातें होंगी, या फिर आजकल के एडवर्टीजमेंट को देख लो जहाँ पे मेरे ही घर के लोगों को एक ऐसी तरह से प्रस्तुत करा जाता है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। एक फिल्म सेंसर बोर्ड भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। उसका काम ये है कि इस तरह की चीजों पर रोक लगाए अगर कोई चीज समाज को ठेस पहुंचा रही है, भावनाओं को। क्या हमारी शिकायत के बाद लगाती है या उसके खुद की जिम्मेवारी है? तो अभी तक लगा क्यों नहीं है? आप देखिए ना, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, सब बीजेपी का गेम प्लान है। नहीं, बीजेपी का गेम प्लान कहाँ है? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का सिस्टम है। 1935 से सेंसर बोर्ड ठीक काम नहीं कर रहा तो बताओ। अरे क्या कहते हैं कौशिक साहब, 1935 से बीजेपी बॉलीवुड जो है वो समाज के नियमों का, धर्म का अपमान करता आया है और 1947 से कांग्रेस की सरकार रही है। 1900 कम से कम 1984 तक, 1988 तक रही है। मैं इतिहास में जाकर इन चीजों को नहीं बदल सकता। सेंसर बोर्ड ने अगर कोई चीज पास की तो उसके अपने मापदंड है। इसमें कांग्रेस सरकार के ऊपर क्या जिम्मेवारी थी? कुछ नहीं। तो उस समय कोई जिम्मेदारी नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी भाई। जब सेंसर बोर्ड बना दिया उसका काम है, अगर वो नीतियों का पालन नहीं कर रहा, जनता विरोध कर रही है तो सरकार खिलाफ कार्रवाई करे उनके। नहीं, जनता तो विरोध कर सकती है, लेकिन मैं फिर 1947 में लौट के जाऊंगा ये कहूँ कि जनता के पास 3 वक्त का खाना नहीं था और उसमें आपने आरक्षण का भूत जनता के पीछे लगा दिया। एक चीज बताऊँ, आप खुद कह रहे हैं कि 3 वक्त का खाना नहीं था। ठीक है, ये जितनी भी हरित क्रांति की बात हो, श्वेत क्रांति की बात हो, नहीं आप सुनिए क्रांति कांग्रेस सरकार के समय में हुई। क्रांति पे तो बहुत दूर जा रहे हैं आप। अभी तो पहला प्रश्न ये है कि जब 3 वक्त की रोटी किसी के पास नहीं थी तो भीमराव अम्बेडकर में इतनी हिम्मत थी कि वो आरक्षण की बात करे और आपने स्वीकार कर लिया। देखिए, संविधान सभा का निर्णय था, किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं था। तो वो उनको भूख नहीं दिख रही थी सबकी? हाँ जी, उनको किसी की भूख नहीं दिख रही थी? उन्हें मतभेद, उन्हें राष्ट्र में मतभेद करने में सक्षम थे वो लोग। देखिए विश्वर जी, मैंने क्या कहा कि उस समय उन लोगों के क्या निर्णय थे, ठीक है, वो उस समय के लोग ही बता सकते हैं ना। हमारा तो ये है कि भी संविधान में अगर कुछ गलत है, जनता विरोध करे या संसद में उसके ऊपर चर्चा हो, आप जैसे विद्वान लोग उसमें चर्चा करें और सरकार उनमें संशोधन करे। चलिए, सवाल ये है, अगला प्रश्न ये है, एनसीपी के साथ कांग्रेस के किस समझौते की तरफ राघवेंद्र शुक्ला जो हैं वो इशारा कर रहे थे? एक उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसमें वो राघवेंद्र शुक्ला ये कह रहे थे कि एनसीपी जो है वो फ्रंट फुट पे है और कांग्रेस जो है वो उतना रोल नहीं निभा रही है, लेकिन फिर भी रोल की तरफ इशारा कर रहे थे। तो इसमें कांग्रेस और एनसीपी का क्या समझौता है? किसी के व्यक्तिगत जो मानसिकता अगर किसी की खराब हो जाए तो उसके बारे में चर्चा करना व्यर्थ होता है। हम केवल यही कह सकते हैं, हमारे लिए देश हित और महाराष्ट्र की जनता के हित उतने ही सर्वोपरि हैं और हमारी जो जिम्मेवारी है, जनता ने जहां हमें बिठाया है, हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। आपकी समझ में एनसीपी को दाऊद इब्राहिम चला रहा है? देखिए, मैं ये कहता हूँ, अगर दाऊद इब्राहिम चला रहा है तो डूब कर मर जाना चाहिए भारत सरकार के गृह मंत्री को।
और मैं तो कहता हूँ इसकी आंच फिर मोदी जी पर भी आती है यदि कि इन सब के रहते हुए अगर यदि सुनिए ना, यदि आपको मालूम है कि रॉ एक एजेंसी होती है भारत सरकार की, कौशिक जी, इसके अलावा IB होती है। कौशिक जी, हाँ जी, कौशिक जी, यदि एनसीपी को दाऊद इब्राहिम चला रहा है उदाहरण के लिए, तो जी आपका नैतिक उत्तरदायित्व क्या बनता है? मैं उदाहरण देता हूँ, मैं नई बात बोलता हूँ, मैं ऐसी बात नैतिक क्यों रहा हूँ? उत्तर मैं आप मेरी बात इसका उदाहरण सुनाइए। देता हूँ, मैं इसका नहीं, उदाहरण देता हमारा कोई नैतिक इसमें वो नहीं है। कारण ये है कि हम सत्ता में नहीं है, केंद्र की सत्ता में नहीं है। जो केंद्र की सत्ता हूँ। में और है। उनके साथ आप सत्ता में महाराष्ट्र में हो, हाँ जी, उनका एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में आप सत्ता में हो। देखिए सत्ता में आप बात नहीं समझ रहे हाँ, कि अगर क्लास में किसी बच्चे को कोई पनिशमेंट देगा तो टीचर देगा ना, हाँ। तो देश की सत्ता में टॉप पर कौन विराजमान है? नहीं, वो अगर टॉप की ही सत्ता, बीजेपी। सुनिए, अगर टॉप की ही गवर्नमेंट ने निर्णय लेना था तो हो सकता है कि हो सकता है अर्नब गोस्वामी जेल से बाहर होते। देखिए हम्म। मैं चलिए, मैं एक उस प्रश्न में दोबारा आता हूँ। अगर एनसीपी को दाऊद इब्राहिम नहीं चला रहा, उदाहरण के लिए, ठीक है, तो नवाब मलिक और मजीद मेनन, वो दोनों आकर के और अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध षड्यंत्रों के ऊपर भी बताते हैं और ये भी कहते हैं कि हम उसको ऐसी परिस्थितियों में लाएंगे कि वो आत्महत्या कर ले। एक आपके जो सहयोगी हैं एक राज्य में, जी उनके गणमान्य नेता अगर इस प्रकार की स्टेटमेंट देते हैं तो उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रही कि देखिए, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? किसी के निजी बयान के लिए हमारा कहीं कोई वो नहीं है। आपने क्लैरिफाई करने की कोशिश करी उनका बयान था या नहीं था? क्या चीज हमें करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो करने की जरूरत तो नहीं है, ये कहकर तो आप पल्ला झाड़ लेते हो ना। बिल्कुल, तो आप पल्ला झाड़ रहे हैं। पल्ला झाड़ने वाली कोई बात है ही नहीं। सीधी सी बात यह है, अगर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को दाऊद चला रहा है तो केंद्र सरकार की विफलता है और केंद्र सरकार को डूब मरना चाहिए चुल्लू और पानी में। नहीं, केंद्र सरकार तो डूब के मर सकती है, लेकिन उससे पहले आपने वहाँ पे उनके साथ सहयोग से सरकार चला रहे हैं, उससे पहले ये कार्य फिर आप अरे देखिए, सहयोग, मेरी बात सुनिए, सहयोग हमने क्या किया है कि कौशिक महाराष्ट्र जी, सरकार को दोबारा चुनावों में कौशिक जी, फंसाने की बजाय हमने कौशिक जी सुनिए, इस जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ इसका सीधा उत्तर जो कोई भी अगर इस इंटरव्यू को सुनेगा तो समझ जाएगा कि अब यदि उत्तरदायित्व तो केंद्र सरकार का बनता है तो उससे पहले उत्तरदायित्व तो आपका बनता है, क्योंकि आप उसके साथ सत्ता में वहाँ पर विराजमान है। आप समझेंगे ना, हम उसे वेरीफाई कैसे करेंगे कि भी उसे दाऊद चला रहा है? ये तो केंद्र सरकार वेरीफाई करेगी ना। नहीं तो वहाँ केंद्र सरकार के पास एजेंसियां हैं, आप उनकी पार्टी हम के केवल सुनी सुनाई बातों के ऊपर तो निर्णय नहीं ले सकते ना। उनकी पार्टी के दो बड़े नेता अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो ये कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन सही, कुछ भी सही, क्या आपने कभी उससे क्लैरिफाई करने की कोशिश करी कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर सही सत्ता में हूँ और जनता मेरे को हो सकती है? ये सरकार का काम होता है जी। चलिए ठीक है, मुझे तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार का काम है, किसका काम है, लेकिन अगर मैं आपसे इस तरह का आपसे ये इंटरव्यू ले रहा हूँ तो ये जनता तक पहुँच सकता है, जिसमें जनता स्वयं निर्णय ले सकती है या जान सकती है, या लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं आपके अनुसार बीजेपी उनसे करवा रही है, वो भी इस बात को सुनेंगे और जानेंगे। नहीं, मेरे कहने का भाव ये है कि भी इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का दिमाग है, और अगर अर्नब के साथ गलत हो रहा है तो कानून, मुझे देश के कानून में भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा। आपको कानून पर भरोसा है? हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अर्नब को भी कानून पर भरोसा है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा जी, बेहतर तरीके से, उनके साथ बढ़िया वकील हैं। आपको क्या लग रहा है कि पिछले महाराष्ट्र में जो पिछले 6-7 महीनों में जो घटनाएं घटी हैं, चाहे सुशांत सिंह की आत्महत्या या हत्या हुई है, या उनके साथ जो उससे पहले दिशा सालियान की हुई है हत्या, ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा था। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एम्स तक की जो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो जांच हुई उसमें यही पाया गया कि भी उसने आत्महत्या की थी। हाँ, ये बात जरूर है कि जिसने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है आपकी बात, पर एक बात तो बताएं कि यदि ये बातें हुई हैं जी, तो उससे शिवसेना या जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जी, वो इतना परेशान क्यों है जो इतने बड़े पद पर रहते हुए? नहीं, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि वो परेशान, नहीं तो फिर इस और हमारे अंदाजा लगाने से क्या होता है?
अंदाजा लगाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। जी जब इस प्रकार से केसेस आप उठा रहे हैं, आज जब मुंबई के पुलिस अधीक्षक आज सामने आकर झूठ बोलते हैं, जी तो झूठ बोल रहे हैं और आप भी वहां पर हैं, तो आपने कभी उस पर चर्चा देखिए करने का प्रयास भी नहीं करा। हमने क्या कहा, अगर हम गृह मंत्री हमारा होता वहाँ, हम्म। तो जब आप ये सवाल हमसे करते तो उचित होता ना। मुख्यमंत्री हमारे जी आपको चलिए ठीक है, मैं आपको, हम सहयोगी हैं केवल, और मैं हमने आपको केवल सरकार को समर्थन इसलिए दिया मैं आपको मान सम्मान का कि एक उदाहरण देता हूँ। लोकतंत्र की हत्या ना हो, मैं आपको वहाँ पर जो दोबारा चुनाव न थोपे जाए। मान सम्मान का एक उदाहरण देता हूँ आपको। जी यदि कोई ब्रांड हो जो बिजनेस करता हो और उसे ऐसा लगता है कि उसके ब्रांड का नाम जो है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ा जा रहा है जिसकी स्थिति समाज में प्रशंसा के साथ देखी जाती है, तो उससे अपना नाम हटा लेता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मरिया शारापोवा जब ड्रग्स के स्कैंडल में, जो गलत ड्रग्स या गलत मेडिसिन लेने के स्कैंडल में फंसी थी, तो जी बहुत सारे प्रायोजकों ने उनसे अपना हाथ खींच लिया। जी तार्किक, इसमें जो तार्किक जो तर्क मैं देना चाह रहा हूँ वो ये है कि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ या किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़े हैं जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, तो क्या आपने कभी अपनी स्थिति को क्लैरिफाई करने की कोशिश करी उनके साथ कि जो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं उनसे, उनके संदर्भ में मैं कितनी देर आपके साथ रह सकता हूँ या कितना सपोर्ट मुझे करना चाहिए? देखिए, महाराष्ट्र में हम सहयोगी हैं सरकार के। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कांग्रेस भी है, जहां हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं। कोई पार्टी किसी मामले में निर्णय तब लेती है जब मान लीजिए कार्यकर्ताओं की आवाज आए पार्टी हाईकमान तक कि भाई ये चीज हो रही है, ये गलत है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मुद्दा कांग्रेस कार्य समिति में उठता है, फिर उसको लेकर आंदोलन की रूपरेखा बनती है। सवाल ये है कि अगर जमीन पर हमारा जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसको भी लगता है कि वहाँ कानून अपना काम कर रहा है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कानून काम कर रहा है? बिल्कुल, अगर कानून काम नहीं कर रहा तो मैं बताइए ना। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, सारी जांच एजेंसियां इनके पास है, राज्यपाल सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश भेज सकते हैं, राष्ट्रपति जो है महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, तो बहुत कुछ है सरकार के पास। तो शिवसेना की, आपको ऐसा लगता है कि शिवसेना का कोई उच्च पदाधिकारी, या जैसा कि बात उठाई गई है कि क्या किसी का लेना देना राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या हत्या या दिशा सालियान से या पालघर में चुप्पी से लेना देना है? देखिए, ये जो मामले हैं इनकी जांच सीबीआई कर रही है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन जांच एजेंसी हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर इसमें कुछ भी है तो बीजेपी सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करे और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाए। अगर वो ऐसा करने में असमर्थ रहती है तो मुझे लगता है कि भी उन्हें इस मुद्दे पर जो है जनता को जवाब देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए जनता से। पालघर में जो हुआ है उस वीडियो को देखकर देखो, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। हमारी पार्टी कभी भी इस तरह की जो घटनाएं हैं उनके पक्ष में नहीं है, इनके खिलाफ है हमेशा। मेरी एक बात का जवाब दें जी। मैं रिपब्लिक टीवी को छोड़ देता हूँ, मैं बड़े सारे और मीडिया चैनल्स हैं या बड़े सारे ऑनलाइन न्यूज पब्लिश करने वाले हैं जिनको मैंने देखा, जिनमें मैंने पढ़ा कि वो ये कहते हैं कि वहाँ के लोगों ने हत्या इसलिए करी क्योंकि, या उन्हें इसलिए पीटा क्योंकि उन्हें लगता था कि ये लोग ऑर्गन्स में डील करते हैं, बच्चा चुराने वाले गिरोह के हैं। जी। तो वो जो लोग खड़े थे उनको वो 70-75 साल के बुढ़े जो पूरी तरह से चलने और भागने में असमर्थ दिख रहे थे, वो बच्चा चोर लग रहे थे। देखिए, अब भीड़ ने क्या समझा, भीड़ ने मान लो, सुनो ना, मान लो उन्हें बच्चा चोर समझा, भीड़ उन्हें डाकू भी समझ सकती थी। अब वो भीड़ ने जो भी किया हम उसकी निंदा करते हैं ना, हम तो ये कहते हैं कि भी उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई भी की दोषियों के खिलाफ। आपको क्या लगता है अगर मैं इस बात को जनता के समक्ष लेके जाऊं, जिसमें मैं ये कहूं कि उस वीडियो को देखकर कोई अंधा भी होगा वो ये कह देगा कि वो बुढ़े लोग जो थे वो किसी भी रूप में बच्चा चोर तो नहीं लग रहे थे? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे तो बड़े सज्जन दिखाई दे रहे थे,
पूरे देश को दिखाई दे रहे थे। लेकिन मान लीजिए अगर कोई उत्पाती लोग हैं या दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया तो उनको सजा मिलनी चाहिए ना। यही तो हम कह रहे हैं कि इतने अच्छे लोगों को, साधुओं को, जिनका किसी छल प्रपंच से कोई लेना देना नहीं था, भीड़ द्वारा घेर कर आत्महत्या कर दी गई उनकी, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। इससे गंदा काम तो कोई हो नहीं सकता। ऐसे लोगों को तो कानून तो फांसी की सजा मिले। संविधान तो अपना कार्य कर रहा है जी, पर संविधान क्या जनता की भावनाओं पर मरहम लगा सकता है? अगर देखिए आपको एक चीज बताऊं मैं, अगर आप सही बात जानना चाहें तो सबसे पहले मरहम निचले लेवल से लगना चाहिए। नहीं, आप एक बात नहीं समझ रहे हैं। संविधान और राष्ट्र सरकार के संदर्भ में जनता बच्चे के समान है। जो खाना खाती है या नौकरी करती है उससे इस बात से लेना देना नहीं कि सरकार संविधान के अंतर्गत किस प्रकार से उन्हें ये चीजें उपलब्ध कराती है। जी, तो मैं अगर एक साधारण जनता के रूप में देखूं उस घटना को, तो मुझे तो उनको ये दिख रहा है कि ये जो दंड है वो कहीं, दंड की जो प्रक्रिया है वो तो बहुत दूर दूर तक कहीं है नहीं। और ऐसे में कांग्रेस का भी कोई विशेष मुझे इसमें कोई विशेष विरोध या कोई विशेष इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई जो स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं उससे। जी, चलिए ठीक है, अगला प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी कोई विवशता है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की जो मुख्यमंत्री स्वयं शिवसेना को लोगों की नजर में आत्महत्या की तरफ ढकेल रहे हैं? मतलब शिवसेना को आत्महत्या की तरफ धकेल रहे हैं? आत्महत्या की तरफ ढकेलने का मतलब है कि उसकी छवि को खराब कर रहे हैं। नहीं तो उनकी अपनी पार्टी वो छवि खराब करें चाहे सही करें, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। इस पर आपकी कोई राय नहीं है? नहीं, हमारी कोई राय नहीं है। उसके बारे में वही बेहतर बता सकते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ। क्या शिवसेना के आत्महत्या करने की इस प्रक्रिया से कांग्रेस को कोई लाभ मिलेगा? देखिए हम कोई किसी पार्टी के हानि लाभ के लिए काम नहीं करते। नहीं, हम देश के हानि लाभ के लिए काम करते हैं। अगर देश का कहीं नुकसान हो रहा है तो हम उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे इससे कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, मेरा कहना है कि अगर शिवसेना एक पार्टी के रूप में समाप्त हो जाती है तो उसमें भी कांग्रेस को क्या लाभ है? आप समझे नहीं जी, ये हम कहने वाले कौन है कि भी हमारा कोई लाभ होना या नहीं होना। ये तो किसी भी चीज को जनता तय करती है कि भी किसी पार्टी के वर्कर आज उसके साथ हैं, कल को पार्टी खत्म हो जाती तो वो वर्कर किधर की तरफ जाएगा ये तो वर्कर तय करेगा ना। पार्टी थोड़ी ना तय करेगी कि भी उसके वो पार्टी के खत्म होने से हमें कोई फायदा होगा। हमें क्या फायदा? आपको लगता है ये अर्नब गोस्वामी का प्रकरण जो है वो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है? नहीं, देखिए मैं बड़ी सीधी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर अर्नब गोस्वामी के साथ कोई इनजस्टिस हुआ है तो इस देश में पूरी कानून व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट तक, और अर्नब गोस्वामी बड़े सक्षम व्यक्ति हैं। देश के एक से एक कानून के एक्सपर्ट लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं ये कहता हूँ अगर महाराष्ट्र सरकार कहीं गलत कर रही तो केंद्र सरकार को चाहिए कि राष्ट्रपति जी से सिफारिश करके उसे बर्खास्त कराएं। विजय कौशिक जी, आप बार बार इस बात को कह रहे हो कि यदि महाराष्ट्र सरकार गलत है, यदि महाराष्ट्र सरकार गलत है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस वहां पर साथ में सत्ता में है, कांग्रेस इस संदर्भ में क्या कर रही है? देखिए हमारा मैंने बता दिया ना, इस तरह के मामलों से हमारा कोई लेना देना नहीं है किसी भी निजी मामले से। यह अर्नब गोस्वामी जी का निजी मामला है। एक बार फिर मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ, कि क्या कांग्रेस अपनी स्थिति को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करेगी इस मामले में? नहीं, जो जनता हमसे मांग करेगी जो हम कर देंगे सार्वजनिक रूप से। आपको कैसे लगेगा ये जनता मांग कर रही है? कमाल कर रही है जनता। जब भाई कांग्रेस से आकर पूछेगी, भाई मान लीजिए हमारे कार्यकर्ताओं से वहाँ पर पब्लिक कहेगी महाराष्ट्र में कि भी ये गलत हो रहा है, तो वो प्रदेश अध्यक्ष को बताएंगे कि देखिए कि प्रदेश में ये आवाज उठ रही है कि ये काम गलत हुआ है। वो यहाँ पर कहेंगे हमसे AICC में
कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी, उस पर चर्चा होगी कि भी इससे देश का क्या नुकसान है क्या नहीं है, और इससे कानून व्यवस्था की स्थिति पर किस तरह से उंगलियां उठ रही हैं, इसका विरोध होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी जरूर विरोध करेगी। मैं संविधान का या जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका ज्ञाता तो नहीं हूँ जी, लेकिन जिस प्रकार से मुख्य पुलिस अधीक्षक परमवीर सिंह ने गोल पोस्ट चेंज करा बार बार, जी, पहले टीआरपी का केस लेकर आए, टीआरपी के केस में जो बोला उसका और जो बार्क का की रिपोर्ट थी, उन दोनों का आपस में बहुत संबंध नहीं था। नहीं, आपको मालूम है टीआरपी का एक केस उत्तर प्रदेश सरकार में भी दर्ज हुआ? नहीं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में सिस्टम ये है कि अगर चाहे वो परमवीर सिंह हो चाहे कोई हो, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करता है तो उसको खारिज करने का अधिकार कोर्ट को है, और दूसरी अन्य सक्षम एजेंसियों को भी है कि वो दोबारा जांच की मांग करें, वो किसी और दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कराने की मांग करें, और जब उसमें ये बेदाग साबित होते हैं तो सिर्फ परमवीर सिंह को कोर्ट में घसीटने का भी अधिकार अर्णब गोस्वामी को है। मैंने फिर आपको एक बात बताई कि मैं अपने आप को ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे को न्यायिक प्रक्रिया का या संविधान की या कानून की जो जटिलताएं हैं उनका ज्ञान नहीं है। मैं सीधी बात बोलता हूँ कि परमवीर सिंह ने अगर रिपब्लिक के अगेंस्ट या अर्णब गोस्वामी के अगेंस्ट मैं ये कहता हूँ कि एक प्राणघाती एजेंडा रन करना है, जिसमें उसने बार बार गोल पोस्ट चेंज करा है। पहले टीआरपी के केस में आए, फिर टीआरपी के केस में सफलता नहीं मिली तो वो अब ये वाला केस उठा लिया है। और उससे पहले राघवेंद्र शुक्ला ने, मैं ये मानता हूँ कि आप उसे उनको इग्नोर मार रहे हो और मैं भी मार देता हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन उन्होंने जो बात बोली वही हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि हर हाल में चाहे कुछ भी हो कैसे भी हो, एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो हैं वो उसमें कोई ना कोई काम करके और अर्णब गोस्वामी को घेर कर लाएंगे। एक बात। दूसरी बात, फिर असलियत में वही घट रहा है और इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस चुप है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जो अपनी स्थिति स्पष्ट करी है मैं उससे सहमत हूँ कि इसमें महत्व देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है या आपको ज्यादा पता हो कि ये बात सही है या गलत है, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि गोल पोस्ट बार बार एक संवैधानिक पद पे या एक ऐसे पद पर विराजमान व्यक्ति जो राष्ट्र की आर्थिक राजधानी है जहां पर और उसकी सुरक्षा की एक प्रकार से जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक को होती है और पुलिस अधीक्षक बार बार गोल पोस्ट चेंज कर करके और एक ही इकाई विशेष को टारगेट कर रहा है, तो उस ऐसी स्थिति में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या मानसिक और आत्मिक रूप से इतने दृढ़ हैं कि वो मुख्यमंत्री रह सकें या मुख्यमंत्री पद का की जो गरिमा है उसको देखिए इन चीजों का है ना, इन चीजों का किसी मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं होता। कानून व्यवस्था एक अलग मुद्दा है, गृह मंत्री के अधीन है, गृह मंत्रालय अगर उनके अधीन है, मुख्यमंत्री के अधीन, तो भी अगर मान लीजिए कोई एफआईआर है उस पर पुलिस को कार्रवाई कर रही है तो उससे मुख्यमंत्री की इतनी कोई वो नहीं होती। लेकिन अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो मैं ये कहता हूँ केंद्र सरकार को चाहिए कि इस मुद्दे पर एक जांच आयोग बिठाए और जांच आयोग बिठाकर ये सारी जांच होनी चाहिए। अगर कोई अफसर, आप देखिए ना, आईपीएस का क्या अर्थ है? भारतीय पुलिस सेवा किसके अधीन है? जब भारतीय कहते हो तो संभवतः केंद्र के। केंद्र सरकार। अगर कोई अफसर गलत कर रहा है तो केंद्र सरकार को पूरी पावर है उसका इलाज कर सके। और आप जो बता रहे हैं दुखद बात है, अगर कोई अफसर बार बार अपने बयान बदल रहा है या इस तरह की उसकी भावनाएं सामने आ रही हैं कि वो किसी से रंजिशन बदला लेना चाहता है, तो गलत है। अगर इस तरह की बातें चल रही है शासन में तो ये मेरे बताने से आपको पता चला है, आपने नोटिस नहीं करा? नहीं, आपके बताने से पता चला है कि भी अगर ऐसा हो रहा है तो मैं आपकी बात को भी सत्य नहीं मानता। देखिए जब कोई काम गलत हो रहा है तो बताया ना मैंने कि कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें जरूर सूचना मिलेगी और हम उस पर काम करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, ओके। मेरा मानना है, ये मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी बातों से, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने स्थिति अपनी स्पष्ट करी है और मैं उससे सहमत भी हूँ एक हद तक।
लेकिन फिर भी मैं इस बात को जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्णय लेने से उत्पन्न जो भी परिस्थिति है जी उसमें फिर मैं वही बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करी है, या तो कांग्रेस या तो जो चारों तरफ प्रदर्शन हो रहे हैं वो हो नहीं रहे हैं, या इस स्थिति में कोई गंभीरता नहीं है, या कांग्रेस जैसा कि आपने अपनी स्थिति बताई कि हम तीसरे नंबर पे हैं तो हमारा कोई विशेष लेना देना नहीं है। जी अगर आपका कोई विशेष लेना देना नहीं है, विशेष लेना देना माने आप समझो कि मान लीजिए गृह मंत्रालय हमारे अधीन होता तो हम फटाफट अपने गृह मंत्री से पूछते कि भाई ये क्या हो रहा है, आप इस पर जवाब दीजिए। हमें पार्टी पूछती। अच्छा, आज मान लीजिए कि उस पद पर शिवसेना है, वो सारी चीजें मुख्यमंत्री के अधीन है, तो वो उनका काम है। अब जनता जो है, अगर जनता को उनका निर्णय कोई गलत लग रहा है तो जनता उन्हें जवाब देगी, बिल्कुल देगी। जनता को जवाब देने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब आप ये देखिए ना कि मोदी सरकार ने देश को रसातल में पहुंचा दिया, तो जनता ही जवाब देगी ना। भाई हमारे विपक्ष में होने के नाते मुद्दा है, आवाज उठाने का, हम उठा रहे। ठीक है जी, और बताइए। ठीक है कौशिक साहब, प्रश्न यही थे जो लिखे थे। जी जी, चलो धन्यवाद भाई जी, आपके समय के लिए धन्यवाद। कोई नहीं, थैंक यू, नमस्कार जी। नमस्कार।